अब ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो चुकी है कैपिलरीज के अंदर। तो कैपिलरीज से नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाना है। तो हार्ट की तरफ जाने के लिए जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो नेक्स्ट मूव करेगा इनटू आर्टियल यानी कि आर्टरीज के अंदर। ठीक है, आर्टरीज के अंदर अब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, वो आर्टियल ब्लड के अंदर कैसे एंटर होगी, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, हमारे जब हार्ट से ब्लड को पंप किया जाता है तो वो 2 फॉर्म में पंप होता है ब्लड। ठीक है, कैसे 98% ब्लड जो होता है वो हमारा लेफ़्ट आर्टरियम के ज़रिए पंप होता है, और जो 98% ब्लड जो है वो लेफ़्ट आर्टरियम के ज़रिए पंप होता है वो एंटर करता है इनटू ब्लड वेसल्स। ठीक है, यानी कि वो लंग्स के अंदर एंटर होता है, और वो इस जो है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर होता है, जिसका हमने पढ़ा था कि उनका जो प्रेशर है वो 40 मिलीमीटर मर्करी है। ठीक है, अब इस 98% ब्लड का क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर है, ब्लड कैपिलरीज बिल्कुल जो है वो एल्वोलाई के ऊपर से मूव कर रही हैं। तो इस 98% ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के थ्रू इस ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी, और इस ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होते होते एट द एंड जब ये ब्लड जो है वो कैपिलरीज के अंदर एंटर हुआ तो ये 40 मिलीमीटर मर्करी पे था, लेकिन जब ये कैपिलरीज को लीव करेगा तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 98 मिलीमीटर मर्करी होगा। ठीक है, ये तो होगी बात 98% ब्लड की, जो कि एक नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू मूव कर रहा है। अब जो बाकी 2% ब्लड है, अब जो बाकी 2% ब्लड है वो एओर्टा के ज़रिए जो है वो मूव करता है, और ये वाला जो ब्लड है ये कैपिलरीज के अंदर एंटर नहीं होता, ये उसके आउटसाइड जो है वो मूव कर रहा होता है, यानी कि इसके अंदर लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो शामिल नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो PO2 है वो बिल्कुल ज़ीरो पे है, ये बिल्कुल भी ऑक्सीजनेटेड नहीं है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजनेटेड यानी कि 98% वाला ब्लड है वो इस कैपिलरीज के अंदर से मूव कर रहा है, वेल ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। जो बाकी 2% ब्लड है वो उसके आउटसाइड मूव कर रहा है, और दोनों ब्लड जो हैं वो कैपिलरी से निकल के वेन्स के अंदर शामिल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि बिल्कुल साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, इसमें इस प्रोसीजर को हम कहते हैं शंट फ्लो, यानी कि शंट फ्लो ऑफ ब्लड। और उसके बाद जब ये दोनों ब्लड जो है वो यहाँ पे वेन्स के अंदर शामिल हो जाएंगे, और वेन के अंदर शामिल होने के बाद ये वाला जो एओर्टा से ब्लड आ रहा था जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, वो इस कैपिलरी वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सअप होगा, तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी। क्योंकि ऑक्सीजन की अगेन डिफ्यूजन हो रही है, इट्स मीन कि उसका प्रेशर थोड़ा और डिक्रीज हो जाएगा, और उसने जब कैपिलरीज को लीव किया, वेन के अंदर एंटर हुआ, तो उसका प्रेशर था 98, लेकिन अब जब वो लीव्स वहाँ से जो है वो वेन्स के अंदर चला जाएगा तो वो होगा 95 मिलीमीटर मर्करी पे। ठीक है, यहाँ से वेन से जो ब्लड है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द हार्ट, और हार्ट से नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो अगले स्टेप में होगा। ठीक है, इसको हम तब थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखते हैं। देखिए जी, वही जो अभी हमने जो है वो डिस्कस की है वही इसकी थ्योरी है कि 98% ब्लड जो है वो लेफ़्ट आर्टरियम से लंग्स के अंदर एंटर होता है, जो कि कैपिलरी से एल्वोलर कैपिलरी से पास आउट करता है और ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो 2% ब्लड है वो एओर्टा से जो है वो ब्रोंकियल सर्कुलेशन की वजह से जो है वो सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और ये जो है वो लंग के डीप टिश्यूज़ को सप्लाई किया जाता है, उसके कैपिलरीज के अंदर नहीं होता, इसलिए ये जो लंग्स की एयर होती है उसके साथ डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता, और इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन इतनी शामिल नहीं होती। ठीक है, अब जो ब्लड फ्लो है जिसमें वो दोनों तरह के ब्लड जो है वो मूव कर रहे होते हैं उसको हम शंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, शंट फ्लो मतलब कि वो शंटेड करता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज एरिया से बिल्कुल जो है वो शंटेड वे में फ्लो करता है। ठीक है, लंग्स को लीव करने पे जो ऑक्सीजन प्रेशर होता है शंटेड ब्लड का वो तकरीबन 40 मिलीमीटर मर्करी होता है। ठीक है, जब ये ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के अंदर आता है तो पल्मोनरी वेन्स के अंदर आके वो एल्वोलाई से जो एल्वोलर कैपिलरी से ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है और जो शंट ब्लड आया है, ठीक है, दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए हैं, वेल ऑक्सीजनेटेड हो गए हैं, और जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो अब 98 से 95 मिलीमीटर मर्करी पे आ चुका है। ठीक है, अब जो 95 मिलीमीटर मर्करी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये जो है वो इनका शंट फ्लो हो रहा है, एक साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दूसरी साइड पे जो है वो लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
अब यहाँ से ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ मूव करेगा और हार्ट से अगेन जो है वो उसको पंप किया जाएगा अब जो है इनटू वेन्स। हार्ट से जो है वो वेन्स के अंदर हार्ट से जो है वो आर्टरीज के अंदर ब्लड आ गया, ठीक है। आर्टरीज के अंदर आने के बाद ब्लड जो है वो पूरी बॉडी की तरफ मूव करेगा और बॉडी के अंदर क्योंकि हमने इनको टिश्यूज़ तक लेके जाना है, तो टिश्यूज़ तक जाने के लिए जो आर्टरीज है, आर्टरी से ब्लड जो है वो अगेन कैपिलरीज के अंदर जाएगा। और कैपिलरीज जो है इनको अब हम पेरिफेरल कैपिलरीज का नेम देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये वो वाली कैपिलरीज है जो टिश्यूज़ के ऊपर है। जो याद रखिए, जो हमने पहले कैपिलरी डिस्कस की है उसको हम एल्वोलर कैपिलरी का नेम दे रहे हैं क्योंकि वो लंग्स के एल्वोलाई के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ आर्टरीज के अंदर ब्लड जाएगा, आर्टरी से जो है वो पेरिफेरल कैपिलरीज के अंदर जाएगा और देन पेरिफेरल कैपिलरी से वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर एंटर होगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरिफेरल कैपिलरीज इनटू द टिश्यू फ्लूइड। अब जब ब्लड जो है वो एंटर हुआ है तो वो 95 मिलीमीटर मर्करी पे जो है वो प्रेशर पे एंटर हुआ था, ठीक है। और जब जो है वो वेनस यानी कि वो आगे से अब उसका प्रोसीजर जो है वो कैसे होगा, अब हम इसको देखते हैं ज़रा। आर्टियल ब्लड जो है वो जब पेरिफेरल टिश्यू के अंदर रीच करता है तो उसका जो यानी कि जब वो कैपिलरीज के अंदर जाता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो स्टिल 95 ही होता है, ठीक है। और लेकिन जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है यानी कि जो टिश्यूज़ का फ्लूइड होता है वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो होता है 40। 95 कैपिलरीज के अंदर है, लेकिन जिस टिश्यू के अंदर उसने डिफ्यूज़ करना है उस टिश्यू का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर प्रेशर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अब इस 40 मिलीमीटर मर्करी पे। अब इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो रैपिडली कैपिलरी से निकलेगा और कैपिलरी से निकल के वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। अब जब ब्लड जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करवाने के बाद वहाँ से बाकी ब्लड जो है वो जब लंग्स की तरफ मूव करेगा तो उसका प्रेशर जो है वो 95 से डिक्रीज़ होकर 40 मिलीमीटर पे 40 मिलीमीटर मर्करी पे आ जाएगा, जो कि अभी हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि जब ब्लड जो है वो वापस लंग्स के अंदर आता है तो उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन की वजह से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो लो हो चुकी होती है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इसका प्रोसीजर है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ब्लड आर्टरीज है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसका PO2 है वो है 98 पे, ठीक है। 98 मिलीमीटर मर्करी है। अब 95 मिलीमीटर मर्करी है, ठीक है। 95 मिलीमीटर मर्करी का ये जो ब्लड है ये आर्टरी से मूव करता हुआ यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर आएगा और ये कैपिलरीज चूँकि जो है वो इनकी हमारे बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर होती हैं, इसलिए हमने इन कैपिलरीज को नाम दिया हुआ है पेरिफेरल कैपिलरीज का, ठीक है। पेरिफेरल कैपिलरीज के अंदर आने के बाद इनका जो PO2 है वो स्टिल 95 है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन अभी तक नहीं हुई। ब्लड एसिड यहाँ से जो है वो कैपिलरीज के अंदर पास आउट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड है वो जाना है इसके अंदर यानी कि हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर, ठीक है। बट बिटवीन द बॉडी टिश्यू यहाँ पे जो है वो एक लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो बॉडी टिश्यू के अंदर एंटर होने के लिए जो ब्लड ऑक्सीजन है उसको सबसे पहले इस फ्लूइड के अंदर एंटर होना पड़ेगा। अब इस फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है यहाँ पे 95 है, लेकिन इस फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है वो राउंड अबाउट 40 मिलीमीटर मर्करी है, ठीक है। अब इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ऑक्सीजन है वो टर्मिनेसली यानी कि रैपिडली जो है वो कैपिलरी से पेरिफेरल कैपिलरी से निकलेगी और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ करती जाएगी, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होने के बाद जो बाकी ऑक्सीजन है, जो बाकी ब्लड है वो यहाँ से इस कैपिलरी से जो है वो टूवर्ड्स द लंग्स जाना है और लंग्स तक जाते हुए उसका जो प्रेशर है वो अब 95 से कम होके अगेन जो है वो 40 पे आएगा, क्योंकि यहाँ से पे वो सारी ऑक्सीजन दे के फिर उस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखें जी, हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ब्लड का वो मेन रोल प्ले करता है ऑक्सीजन के डिफ्यूजन रेट पे, ठीक है। किस तरह से जो है वो ऑक्सीजन के डिफ्यूजन रेट पे ब्लड कहता है
कि अगर जो है वो ब्लड के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि टिश्यू के अंदर से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए डेफिनेटली जो ग्रेटर क्वांटिटी ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि अगर जो है वो टिश्यू के अंदर 400% ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, नॉर्मल से जो है वो 400 गुना ज़्यादा होता है, तो उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 40 से बढ़ के 66 पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो अपर लिमिट होती है वो 95 होती है, 95 से ज़्यादा ये जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकता। इसको जो है वो हम डायग्रामेटिकली इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो है वो ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होती है, यानी कि टिश्यूज़ के अंदर ब्लड फ्लो रेट इंक्रीज़ होता है, उसी हिसाब से जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एट द एंड जो है वो 95 तक ही जाएंगी। उसके बाद है जी अफेक्ट रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि टिश्यूज़ के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की जो एंट्री है वो ज़्यादा होती है या कम होती है। तो डेफिनेटली जो है वो एक बैलेंस होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन के प्रेशर को मेंटेन करते हैं। वो बैलेंस किसके अंदर होता है, रेट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू ब्लड, या रेट एट विच ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द टिश्यू, यानी कि किस स्पीड से वो टिश्यू के अंदर डिफ्यूज़ हो रही है और किस स्पीड से जो है वो नेक्स्ट उनको यूज़ किया जा रहा है। अगर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ के अंदर तेज़ी से डिफ्यूज़ हो रही है लेकिन नेक्स्ट उनका यूज़ नहीं है, वहाँ पे वो मौजूद रहेगी, तो ऑटोमेटिकली जो पीछे से ऑक्सीजन आ रही है उसका डिफ्यूजन रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है वो आगे से रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है तो जो पीछे से आने वाली ऑक्सीजन है वो भी जल्दी जल्दी उसके अंदर डिफ्यूज़ होगी और उसका रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जो पेरिफेरल कैपिलरीज है, यानी कि उनके ज़रिए जो हमने देखा कि ब्लड जो है वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हमने ब्लड जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एंटर हुआ था, ठीक है। ब्लड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अब टिश्यूज़ की तरफ जाना है, तो अब यहाँ पे इसका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो पीओ है यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 40 मिलीमीटर मर्करी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम अपने टिश्यूज़ की बात करें तो टिश्यूज़ के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेशर होता है वो राउंड अबाउट 1 to 3 मिलीमीटर मर्करी होता है। ह्यूज डिफरेंस है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन प्रेशर में और टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन प्रेशर में। इसलिए क्या होता है कि जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रैपिडली जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर आके एंटर होना शुरू हो जाती है। ये इंट्रासेलुलर ऑक्सीजन प्रेशर जो होता है वो टिश्यूज़ का वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरल कैपिलरीज, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है कि इंट्रासेलुलर प्रेशर जो है वो 23 तक जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें 1 to 3 प्रेशर ग्रेडियंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारे पास 23 का डिफरेंस होता है। इट्स मीन कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड से अपने जो है वो टिश्यूज़ के अंदर एंटर होना शुरू हो जाती है। ये जो आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज़ वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा, ये इसकी समराइज्ड फॉर्म है, ठीक है। आप इस पर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो बाद में मुझे डिस्कस कर लीजिएगा।